हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में हम रिवीजन करेंगे ऑडियो मोड से और विद इन 6 to 7 डेज में आपको सीक्वेंस में ओल्ड सिलेबस हो न्यू सिलेबस हो टेंशन नहीं किसी को भी, सीक्वेंस में छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को भी मैं डिटेल में बोलते हुए आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग कर दूंगा। छोटे सा छोटा कॉन्सेप्ट क्यों बोला कि कुछ क्वेश्चन हैं जो पास्ट में आते हैं और जो थोड़ा ट्रिकी होते हैं, मैं उनको भी साथ साथ बताते चलूँगा। ये ओल्ड सिलेबस के लिए 3 रिवीजन क्लिप तो ओल्ड सिलेबस का होगा, क्योंकि 3 रिवीजन क्लिप में उन चैप्टर्स की बात होगी सीक्वेंस में चल रहा हो, इसीलिए डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ कंपनी एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स ये आपके न्यू सिलेबस में नहीं है। तो इसीलिए तीसरे चैप्टर्स के बाद चौथे ऑडियो क्लिप्स न्यू सिलेबस वालों के लिए भी उतना ही रिलेवेंट रहेगा जितना ओल्ड सिलेबस वालों के लिए है। अब सुनना, लॉ को कैसे याद किया जाता है ये समझो। अब लॉ को बंच बना के याद किया जाता है, सेक्शनों का बंच बनाओ। क्या बनाओ? सेक्शनों का बंच। आपको माइंड में सेट कर लो। एक चीज़ मैं छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि सीए फाइनल में 123 से लेके आपको 147 तक ये आपको याद रखना है कैसे भी करके। 123 से लेके 447 तक ये आपके सीए फाइनल का सिलेबस है। कहाँ तक का सिलेबस है? 123 से लेके 447। दूसरी चीज़ आप मुझे बता दोगे कि आपको रिवीजन क्लिप स्पीड तो नहीं लग रहा। क्या बताओगे? आपको रिवीजन क्लिप स्पीड तो नहीं लग रहा। ठीक है, अब शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला रिकॉर्डिंग हमारा क्या है? चैप्टर 1 का है, ओल्ड सिलेबस का, डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड की बात करता है। इसकी क्या बोलना है आपको? सर इसका सेक्शन जाता है सेक्शन 123 से लेके 127 तक। टोटल कितने सेक्शन है? 5। कितने सेक्शन है? 5। कहाँ से कहाँ तक? 123 से लेके 127 तक। सबसे पहले समझो कि डिविडेंड होता क्या है। कोई भी पेमेंट जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को करती है, ठीक है, बाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। मतलब एनी पेमेंट मेड बाय द कंपनी टू देयर शेयर होल्डर। ठीक है, यूजुअली कैसे होता है? थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट होता है। सर रिजर्व से भी होता है? बिल्कुल होता है। मैंने बोला जनरली प्रॉफिट से करता है। ठीक है, डिविडेंड्स कितने प्रकार के होते हैं? 2, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। कितने प्रकार के? 2, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड। ठीक है, अब ये समझ लेना, 2 एजीएम के बीच में, 2 फाइनेंशियल ईयर्स के बीच में अगर कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उससे बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, और जब एनुअल जनरल मीटिंग में कोई डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनल डिविडेंड। ठीक है, इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड में जो डिविडेंड का प्रोविजन है बराबर अप्लाई होता है, दोनों में सेम प्रोविजन अप्लाई होता है। इंटरिम डिविडेंड कोई अलग से नई कॉन्सेप्ट नहीं है जिसके लिए अलग से प्रोविजन बनाया जाए, दोनों के लिए प्रोविजन क्या रहेगा? सेम रहेगा। अब सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 123 की। 123 किसकी बात करता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की बात करता है। किसकी बात करता है? डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड की। क्या बोलता है? डिविडेंड पे कर सकते हो किस किस मोड से? प्रॉफिट से, आउट ऑफ प्रॉफिट करंट ईयर का, आउट ऑफ प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का। लेकिन प्रीवियस ईयर का कौन सा? आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। कौन सा? आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। ठीक है, या फिर करंट ईयर प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के मिक्सचर से भी आप कर सकते हो। नहीं तो आप क्या करो, मनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने आपको दी है, किसने दी है? मनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने दी है, किस क्या करने के लिए? डिविडेंड पेमेंट करने के लिए। क्योंकि आपने क्या किया होगा गवर्नमेंट्स को, ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या किया होगा? गारंटी दिया होगा। गवर्नमेंट ने क्या दिया होगा? गारंटी दिया होगा। तो इससे भी आप डिविडेंड पे कर सकते हो। लैंग्वेज में कैसे बोलते हैं? आप बोलोगे सर डिविडेंड कैन बी पेड बाय करंट ईयर प्रॉफिट, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, और बोथ, और आउट ऑफ मनी प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वाई? इन परसेंस टू गारंटी गिवन बाय दैट गवर्नमेंट। ओके, ठीक है। दूसरी बात आती है ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर कितना करना है? कोई लिमिट नहीं है। कंपनी कैन एज मच एज परसेंटेज की देखें ट्रांसफर टू रिजर्व। डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए ट्रांसफर करने की परसेंटेज फिक्स नहीं है। आपको कंपनी को जितना डिविडेंड के लिए रिजर्व में ट्रांसफर करना है आप कर सकते हो, 10%, 20%, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इससे पास्ट में पहले बहुत क्वेश्चन आते थे, अब नहीं आते, क्योंकि अभी बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो चुका है। आपके स्टडी मॉड्यूल में देखोगे तो एक अल्मा लिमिटेड करके आपके एग्जांपल भी दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब ये कोई काम का नहीं रहा। अगला आओगे कि सर अगर हमारे पास इन केस ऑफ इनएडुकेसी ऑप्शंस ऑफ प्रॉफिट रहा, इन केस ऑफ इनएडुकेसी ऑप्शंस ऑफ प्रॉफिट रहा तो डिविडेंड कैसे डिक्लेयर होगा? आप बोलोगे इन केस ऑफ इनएडुकेसी या ऑप्शंस ऑफ प्रॉफिट रहा तो डिविडेंड डिक्लेयर करोगे रूल 3 की हेल्प से। किसकी हेल्प से? रूल 3 की हेल्प से। रूल 3 किसका? बोलोगे सर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014। क्या बोलोगे? डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड रूल 2014। रूल 3 क्या बोलता है? रूल 3 4 कंडीशन देता है कि चारों कंडीशन का सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करना है। चारों कंडीशन का सबसे मिनिमम अमाउंट ऑफ डिविडेंड पे करना है। पहला कंडीशन क्या बोलता है कि रेट ऑफ डिविडेंड, क्या बोलता है? रेट ऑफ डिविडेंड डिक्लेयर शैल नॉट एक्सीड द एवरेज रेट
ऑफ प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर। मतलब जितना डिविडेंड आप दे रहे हो वह आपके पिछले 3 साल के एवरेज रेट के बराबर हो या उससे कम हो, उससे ज़्यादा आप नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, टोटल अमाउंट ड्रॉन, जो आप ड्रॉ कर रहे हो डिविडेंड पे करने के लिए, टोटल अमाउंट ड्रॉन कहाँ से, फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, कहाँ से, फ्रॉम सच एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। याद रखना ये आपके मई 19 का क्वेश्चन भी है, इसको ध्यान देख लेना। वहाँ पे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दिया। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब क्या होता है, जो पुराने सालों की इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है, पुराने सालों का इकट्ठा हुआ प्रॉफिट है। फ्रॉम द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट शैल नॉट एक्सीड 1/10 ऑफ सम ऑफ इज पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। यहाँ पेड अप शेयर कैपिटल में कौन सा आएगा, पेड अप शेयर कैपिटल में दोनों आएगा, ठीक है। पेड अप शेयर कैपिटल कौन सा आएगा, दोनों आएगा, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर दोनों आएगा, ठीक है। लेकिन कब का लेना है, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेना है। कब का लेना है, लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का लेना है। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, जो अमाउंट ड्रॉ करोगे द अमाउंट सो ड्रॉन शैल बी यूटिलाइज फर्स्ट। सबसे पहले यूटिलाइज करो क्या करने के लिए, जो लॉस हुआ है आपके फाइनेंशियल ईयर में उस लॉस को मीट करने के लिए। क्या क्या करोगे, द अमाउंट ड्रॉन शैल बी यूटिलाइज फर्स्ट टू मीट द लॉस ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच डिविडेंड इज डिक्लेयर, ठीक है। चलो लास्ट ऑप्शन क्या बोलेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद तो बैलेंस ऑफ रिजर्व जो रहेगा, डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद बैलेंस ऑफ रिजर्व जो रहेगा शैल नॉट बी फॉल, कितना, 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। 15% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल एज अपेयरिंग इन लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 15% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए, ठीक है, याद होगा। अब सुनना, लेकिन ये जो रूल है किस पे अप्लाई नहीं होगा, ये जो रूल है, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला जो रूल है ये किस पे अप्लाई नहीं होता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वाला रूल गवर्नमेंट कंपनी पे अप्लाई नहीं होता, उस गवर्नमेंट कंपनी पे जिसका इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल किसने हेल्ड किया हुआ है, सीजी एसजी या दोनों ने मिलके, जिसका इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल, कुछ परसेंटेज नहीं, कितना, इंटायर, ठीक है। इसका मतलब अगर डिविडेंड आप पे कर रहे हो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से, इसका मतलब आपको अगर लॉस है, ठीक है, तो अगर आप इन एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से डिविडेंड पे कर रहे हो तो आपको क्या दिक्कत है कि आप पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी में अगर इंटायर पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड करता है गवर्नमेंट, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से जितना मन हो पे कर दो, ठीक है। चलो ये आपका क्या था, ये आपका था सेक्शन 123, ठीक है। अब सेक्शन देखेंगे 124, ठीक है। ये सेम चीज़ इंटरिम डिविडेंड के लिए अप्लाई होता है, याद रखना, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड के लिए सेम चीज़ अप्लाई होता है। अब आगे आते हैं 124। 124 किसकी बात करता है, हाँ एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये सुन लेना, सेक्शन 8 कंपनी जो होते हैं ना, सेक्शन 8 कंपनी, ठीक है, डिविडेंड पे नहीं कर सकता, याद रखना। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड पे नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट होता है इंटेंडेड टू अप्लाई फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी होता है, याद रखना। सेक्शन 8 कंपनी कभी भी डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकता, क्योंकि उनका प्रॉफिट क्या होता है, सिर्फ कंपनी के ऑब्जेक्ट के लिए खर्च होना चाहिए, इसीलिए होता है। 124 ऑन पे डिविडेंड अकाउंट की बात करता है, ठीक है। अगर आपने डिविडेंड डिक्लेयर करने के, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेयर करने के 30 दिन के अंदर आपने डिविडेंड पे नहीं किया, ठीक है, तो कंपनी को जस्ट 30 दिन के बाद विदिन 7 डेज, जस्ट 30 दिन के बाद विदिन 7 डेज कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ऑन पे डिविडेंड अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है। कहाँ ट्रांसफ़र करना है, ऑन पे डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। जिस दिन ट्रांसफ़र किया उससे 90 दिन, ठीक है, जिस दिन ट्रांसफ़र किया उस दिन 90 दिन के अंदर आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है। क्या 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 प्रिपेयर करना है, स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। उस स्टेटमेंट में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है, स्टेटमेंट में नाम होना चाहिए, लास्ट नोन एड्रेस होना चाहिए, और कितना अमाउंट अनपेड रह गया उस पर्सन का वो रहना चाहिए, ठीक है। और साथ साथ आपको प्लेस ऑफ कंपनी भी मेंशन करोगे, ठीक है। और आपको डालना है कहाँ पे, वेबसाइट में। कौन से वेबसाइट में, जो वेबसाइट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्पज़ के लिए स्पेसिफाई कर रखा है, उस वेबसाइट में डालोगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्पज़ के लिए स्पेसिफाई कर रखा है, ठीक है। अगर अनपेड डिविडेंड का ट्रांसफ़र नहीं किया विदिन 30 डेज तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट कितना, 12%, कितना, 12% पर एनम है, याद रखना, कितना है, पर एनम, ठीक है। और उस इंटरेस्ट को क्या करना पड़ेगा, उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, टू उस शेयर्ड अकाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा उसी अकाउंट में, ठीक है। चलो अब सुनना ध्यान से मेरी बात, ठीक है। सेक्शन 125 किसकी बात करता है, आईपीएफ फंड की। किसकी बात करता है, आईपीएफ फंड की। मैं कॉन्ट्रावेंशन को नहीं खींच रहा, कॉन्ट्रावेंशन खींचोगे या भूल जाओगे, इसलिए मैं कॉन्ट्रावेंशन कहीं भी नहीं ले रहा, ठीक है। सेक्शन 125 किसकी बात करता है, आईपीएफ। आईपीएफ कौन बनाता है, कंपनी। कौन बनाता है, सीजी। कौन बनाता है, सीजी। आईपीएफ फंड बनता क्यों है कि अगर कोई अमाउंट 7 साल तक, अगर कोई अमाउंट 7 साल तक आईपीएफ फंड में रहा, अगर कोई अमाउंट 7 साल तक आईपीएफ फंड में रहा, अगर कोई अमाउंट 7 साल तक अनपेड डिविडेंड अकाउंट में रहा, तो उसको ट्रांसफ़र करो कहाँ, आईपीएफ फंड में। कहाँ ट्रांसफ़र करो, आईपीएफ फंड में। आईपीएफ फंड में कैसे कैसे पैसे आते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट दे या डोनेशन मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट का पैसा, ठीक है,
ठीक है, जनरल रेवेन्यू अकाउंट का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जनरल रेवेन्यू अकाउंट है वहाँ का पैसा, ठीक है, आईपीएफ फंड जो 1956 एक्ट में पड़े हुए पैसे थे वो पैसे को यहाँ लेके आओ, ठीक है, अगर कोई अमाउंट डिस्गॉर्ज या डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटी से अमाउंट मिलता है वो पैसे डालो, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट से अगर पैसे कमाते हो वो यहाँ पे डालो, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट कैसा होना चाहिए, ये आईपीएफ फंड के पैसे से अगर कोई इन्वेस्टमेंट करके इनकम कमाया है तो उसके पैसे को यही डालना है, ठीक है। ऐसे ही मैच्योर डिपॉजिट, मैच्योर डिवेंचर, ठीक है, एप्लीकेशंस मनी, ये सारे कहाँ आते हैं, आईपीएफ फंड में आते हैं। यूटिलाइज किसके लिए होते हैं, ऑब्वियसली फंड के पर्पस के यूटिलाइज होंगे और जिनका पैसा है उनको वापस देने के लिए यूटिलाइज होगा, ठीक है। और ये जो फंड बनाया हुआ है इसके लिए जो कोई भी लीगल खर्चे होंगे इन सब की पेमेंट के लिए ये यूज होगा। ये किसका बात कर रहा है, 125 की बात कर रहा है। अब आते हैं 126 में, किसकी बात करते हैं, 126 क्या बोलता है, चलो मैं एक बार ना यहाँ तक की रिवाइज कराता हूँ, ठीक है, एक बार देख लो। 123 किसका होता है, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, ठीक है। रूल 3 क्या बोलता है, कंपनी डिक्लेयर करेगा डिविडेंड, तो अगर लॉस हो तो रूल 3 कंप्लाई करना है, लॉस हो तभी रूल 3 कंप्लाई करना है, इनएडुकेट प्रॉफिट हो तब रूल 3 अप्लाई करना है। 124 ऑन पे डिविडेंड अकाउंट की बात करता है। 125 आईपीएफ फंड की बात करता है, यहाँ तक तो हमने कर लिया। और 126 में चलते हैं। 126 किसकी बात करता है, 126 बात करता है कि राइट ऑफ डिविडेंड, राइट शेयर और बोनस शेयर को क्या किया जाएगा, एवेंस में हेल्प किया जाएगा अगर रजिस्ट्रेशन शेयर का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है तो, ठीक है। अगर शेयर का रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है तो क्या किया जाएगा, इसको अवेंस में रखा जाएगा, लेकिन अवेंस में नहीं रखा जाएगा अगर क्या किया आपने कंसेंट ले लिए, क्या किया आपने पार्टी ट्रांसफर का कंसेंट ले लिया कि ट्रांसफर खुद ही बोल रहा है कि सामने वाले पार्टी को दे दो, तो फिर अवेंस में नहीं रखा जाएगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन सुनना 127, ठीक है, डिविडेंड चैप्टर का अभी का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये पहले आता था एग्जाम में बार बार, अभी 3 अटैम्प्ट से तो नहीं आ रहा है। क्या बोलता है कि अगर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने से फेल हो गए, अगर आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाए तो आपको सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% का। क्या देना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ेगा 18% का। और साथ साथ, ठीक है, जो भी डायरेक्टर हैं जो जिन्होंने जान के गलती किया है उनको पनिशमेंट हो सकता है, ठीक है, कितने साल का, मैक्सिमम 2 साल का, और फाइन लग सकता है 1000 रुपये पर डे का, जब तक ये फेल्योर कंटिन्यू रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 एक्सेप्शन है, याद रखना 5 एक्सेप्शन है जिन पे 127 नहीं लगता। जैसे पहला, ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ लॉ आप डिविडेंड पे नहीं कर पाए, तो आपको नहीं लगेगा। दूसरा, अगर आपने शेयर होल्डर को आपने डिविडेंड पे नहीं कर पा रहे थे और शेयर होल्डर को आपने इन्फॉर्म कर दिया और शेयर होल्डर ने आपको कोई डायरेक्शन दिया कि इस तरह से करके दो और तब भी आप नहीं कर पाए, तो इसमें आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। मतलब शेयर होल्डर ने आपको डायरेक्शन दिया और आप उस डायरेक्शन को कंप्लाई नहीं कर पा रहे हो तो भी आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, दूसरा हुआ। तीसरा कि पहले से डिस्प्यूट रिगार्डिंग टाइटल ऑफ डिविडेंड, किसको मिलना चाहिए उससे डिविडेंड में पहले से डिस्प्यूट चल रहा है 2 पार्टी के बीच में, इस कारण से आप पे नहीं कर पाए तो भी आपको माफ़ है। चौथा, ठीक है, आपने लॉफुल्ली, याद रखना, आपने लॉफुल्ली कुछ शेयर होल्डर ने गलती किया था, कंपनी के पैसे को हार्म किया था, तो लॉफुली आपने एडजस्ट कर लिया तो भी डिविडेंड के आपने पे नहीं किया तो गलती नहीं माना जाएगा। और लास्ट, किसी भी रीज़न से आपने डिविडेंड नहीं दिया लेकिन वो रीज़न कंपनी का जान के डिफ़ॉल्ट का नेचर नहीं था, जान के डिफ़ॉल्ट का इंटेंशन नहीं था, तो भी आपको डिविडेंड की गलती नहीं मानी जाएगी। जैसे आपने वारंट इशू कर दिया, क्या किया आपने डिविडेंड वारंट दे दिया था, ठीक है, लेकिन सामने वाला पार्टी इनकैश नहीं कर पाया, ठीक है, तो इसमें आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, ठीक है। ये आपके डिविडेंड चैप्टर हुआ, एक बार दोबारा देख लो डिविडेंड में, ठीक है। टोटल कितने सेक्शन होते हैं, 5, 123 से लेके 127, 123 डिविडेंड की बात करता है। इसमें लॉस के केस में रूल 3 अप्लाई करना है। ऑन पे डिविडेंड अकाउंट के लिए 124 30 दिन के बाद 7 दिन के अंदर ट्रांसफर करो इस अकाउंट में, ठीक है, 90 दिन के अंदर स्टेटमेंट बना के दो। अगर यहाँ इस 124 को कंप्लाई नहीं किया तो 12% का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा। आईपीएफ फंड में सीजी बनाता है और कौन कौन से पैसे आते हैं आईपीएफ फंड में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिलेटिव पैसे होते हैं वो आते हैं और यूटिलाइज आईपीएफ फंड के खर्चे को बियर करने के लिए या उन पार्टियों को पेमेंट करने के लिए जिनका पैसा इस फंड में है, इसके लिए यूज होता है, ठीक है। और ये 126 हेल्ड इन अवेंस की बात करता है और 127 पनिशमेंट की बात करता है। अब सुनना, 125 में एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके मई 18 में क्वेश्चन आया था, बहुत बच्चों से ये गलती हो गई थी, ठीक है, बहुत बच्चों से ये गलती हो गई थी। सुनना, ये क्या था, बोलता है 127 बोलता है कि नो सच अमाउंट शैल बी फ्रॉम पार्ट ऑफ द फंड ओनली सच अमाउंट हैज़ बीन रिमेन अनक्लेम्ड एंड अनपेड फॉर द पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डेट इट बिकेम ड्यू फॉर द पेमेंट, ठीक है। क्या बोल रहा है, नो अमाउंट सेल फ्रॉम पार्ट ऑफ द फंड, कोई भी अमाउंट आईपीएफ फंड का पार्ट नहीं बनेगा अगर वो अमाउंट
अनक्लेम रह गया, अनपेड रह गया फॉर द पीरियड ऑफ 7 साल फ्रॉम द डेट इट बिकम ड्यू फॉर पेमेंट। अगर पेमेंट के ड्यू होने के 7 साल तक वो अगर अमाउंट अनपेड और अनक्लेम रह गया, वो IPF फंड का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, ठीक है, याद रखना। कोई दिक्कत? चलो, ये आपका था टोटल, क्या था ये आपके IPF फंड के बारे में टोटल रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे। अब मैं आपको एक क्वेश्चंस कराना चाहता हूँ IPF फंड का, इसी के रिगार्डिंग कि एक एग्जाम में क्वेश्चंस आया था कि कौन सा ऐसा पैसा है IPF फंड में नहीं आता। ठीक है, अब याद रखना कि अगर उस कोई डिविडेंड का अमाउंट है, वो थोड़ा सा अमाउंट पे हो चुका है, थोड़ा अमाउंट बाकी है, तो ऐसे अमाउंट IPF फंड के पार्ट नहीं बनते। आई होप यू लाइक दिस लेसन। और मैंने क्विक स्पीड किया है, मैं एक ये डाल के बस प्रैक्टिस देख रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी स्पीड पसंद आती है नहीं। अगर स्पीड फास्ट लग रहा हो तो बता देना, क्योंकि पूरी टाइम वेस्ट ना हो जाए हमारा। मैं थोड़ा और स्पीड स्लो करने की कोशिश करूँगा। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।